सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवन खांडर होम इकोनॉमिक्स में। जैसा कि हम एक अभी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं साथियों, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग, उसको क्यों लागू किया गया, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस, लिबरलाइजेशन का मीनिंग, उसके रिफॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन में ही हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म डिस्कस किए, उसमें डीमोनेटाइजेशन भी एक बर्निंग टॉपिक आया जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। और अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला जो टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो साथियों, मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, हमेशा आपका प्यार हमें मिलता रहे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और लोगों को भी जो है इसका फ़ायदा मिले और सब्सक्रिप्शन बढ़े और हमें भी इसका इंस्पिरेशन मिलता रहे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगला जो हमने टॉपिक लिया है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं जीएसटी के नाम से। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में जुलाई 2017 में, 2017 जुलाई 2017। और क्यों शुरू किया गया? विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स, विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. It is a one tax in place of all taxes on goods and services and it is a uniform tax across all states of the country. कि पूरे कंट्री में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए जीएसटी शुरू किया गया। जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में कई तरह के टैक्स चलन में थे। देयर वर सो मेनी टैक्सेस वर imposed in our country like excise duty, VAT, entertainment tax, और ये सब इनडायरेक्ट टैक्स थे। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जानते हैं कि टैक्स दो तरह के होते हैं, वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था, उस इनडायरेक्ट टैक्स में हमने रिफॉर्म किया, टैक्स रिफॉर्म किया, और उस टैक्स रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में ही जीएसटी को शुरू किया गया। तो फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म. Broadly, taxes are classified as a direct tax or indirect tax. Prior to liberalization, tax structure in the country has been highly complex and evasive. ये मैं जीएसटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जो टैक्स स्ट्रक्चर था, क्योंकि जीएसटी जो हमारे देश में शुरू किया गया वो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के फाइनेंशियल रिफॉर्म का ही एक पार्ट हम उसको मानेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म्स हैं उसी के अंदर, या फिस्कल रिफॉर्म जो हुआ उसी के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो हाईली कॉम्प्लेक्स था, इवेसिव था। इवेसिव का मतलब ये हुआ कि लोग टैक्स पे करने के बजाय टैक्स को चुराना ज़्यादा पसंद करते थे। वो एक रास्ता निकालते थे जिससे कि उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। फियरिंग अ हैवी बर्डन, और ये ऐसा क्यों था? ड्यू टू द हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन, पीपल वुड ऑफन इवेड टैक्सेस. Now tax structure has been simplified and moderated. This has raised tax compliance and therefore tax revenue of the government जो है वो बढ़ गया है। अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी का हम पढ़ लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जीएसटी लगाने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइंड किया गया। ईच कैटेगरी ऑफ गुड्स कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेशन, और हर कैटेगरी का जो टैक्सेशन है वो अलग है। And there is a category of goods which is tax exempt considering the needs and means of poorer section of the society. और एक सेक्टर हमने इसमें ऐसा भी रखा है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, जो कि नेसेसरी गुड्स का उसके अंदर आइटम्स आते हैं जो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सभी के लिए है, लेकिन क्योंकि गरीब लोगों की इनकम कम होती है तो उनका ज़्यादा पैसा उसी चीज़ों पर खर्च हो जाता है। तो इस तरह की जो नेसेसरी गुड्स हैं, मैक्सिमम गुड्स को हमने टैक्स फ्री रखा है, गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री रखा है। तो आप देखिए, आपके सामने ये टैक्स स्ट्रक्चर का चार्ट है। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया है, इसमें हज़ारों गुड्स आती हैं, उसको यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं था। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि टैक्स की मेनली 5 स्लैब्स हैं। एक आपका 0% है, एक आपका 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। यानी कि जीएसटी की जो मैक्सिमम जो स्लैब है, हाईएस्ट जो स्लैब है वो 28% टैक्स की है और मिनिमम आपकी 0 है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर टैक्स हमने नहीं लगाया, जैसे कि दूध है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों पर हमने जीएसटी लगाया है, वो डिफरेंट गुड्स हैं।
हमें यहाँ ध्यान रखना है मेनली 5 हमारी स्लैब्स हो गई, 0, 5, 12 और 18। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। जीएसटी भी क्या है, एक तरह का वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जो हर एडिशन जहाँ वैल्यू का हो रहा है केवल उसी पर टैक्स लगेगा, बाकी पूरे जो कंप्लीट प्रोसेस है उस पर टैक्स नहीं लगता है। एवरी स्टेप जहाँ पर वैल्यू का एडिशन हो रहा है उसी पर टैक्स लगता है। दूसरा, जीएसटी फोकसेस ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स रादर देन देयर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन, पहले ये होता था कि प्रोडक्शन करते ही टैक्स लग जाता था जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। अब यह है कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया लेकिन जब तक उसका सामान सप्लाई नहीं होगा, उसका सामान बिकेगा नहीं, तब तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स इज लेविड एज एंड व्हेन गुड्स आर सप्लाइड और व्हेन गुड्स लीव देयर डेस्टिनेशन फॉर देयर बायर्स, यानी कि जब तक आप गुड्स की सप्लाई नहीं करेंगे आपको टैक्स नहीं देना है। पहले क्या था कि जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको हम उत्पाद शुल्क हिंदी में बोलते हैं, उसमें अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब चाहे वो आपका माल बिका या नहीं बिका, आपको टैक्स देना था, तो उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। जीएसटी पेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स इज अलाउड टू बी एडजस्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन देयर पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसीड टू द गवर्नमेंट। और अगर किसी प्रोड्यूसर ने जीएसटी दिया है और उसके प्रोडक्शन के अंदर जो इनपुट्स लगे हैं, उन इनपुट्स के टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है, रिफंड कर देती है कि भाई ये तो सामान बनाने के लिए हमने खरीदा था, तो उस पर जो टैक्स लगा है उसको गवर्नमेंट इसमें रिफंड करती है। ये भी इसका एक कैरेक्टर हमने इसमें डाला है। तो ये कुछ ज़्यादा इस लेवल पर बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी के बारे में। बोर्ड के अंदर, बोर्ड 12th क्लास के लेवल पर इतना ही बहुत है, और कभी कभार कोई एक 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जीएसटी पर, तो उस लेवल के लिए हमें इतना पढ़ना बहुत है। फिर भी हम और उसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल मेरिट्स इसके क्या हुए, क्या इसके खास बातें हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो जीएसटी क्या है, इट इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर एज इट इज़ अ वन टैक्स फॉर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंप्लीफाइड हो गया, सबको जीएसटी देना है, एक ही टैक्स हो गया, अलग अलग टैक्स का जो झंझट था वो खत्म हो गया। और हमने एक स्लोगन भी दिया, वन टैक्स वन नेशन, एक देश एक कर। Since refund of GST on inputs is available to the producers only when they buy inputs from the registered suppliers, it ensure higher degree of transparency in the business। और इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपको इनपुट जो आपने लगाए उसके ऊपर आपको टैक्स लेना है, रिफंड लेना है, तो आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से ही माल खरीदना पड़ेगा, और उससे जो सारी चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड होंगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, उससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, ब्लैक मनी या ब्लैक ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कम होंगे। तीसरा, बीइंग ए यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जीएसटी इज एनहांस साइज ऑफ द मार्केट्स फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के जो लिए साइज जो है वो मार्केट की बढ़ गई है, क्योंकि पूरे कंट्री में एक जैसा ही टैक्स हमने शुरू कर दिया। जीएसटी हैज़ रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू एज देयर इज हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में हायर डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गई, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो बढ़ गया। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जीएसटी के, लेकिन प्रॉब्लम्स भी रही है। आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सम टीथिंग प्रॉब्लम्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी क्या है कि जीएसटी इज येट टू कवर ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, अल्कोहल है, पेट्रोल डीजल है, ये सब चीज़ें अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो इस पर हमारे को डबल मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और टैक्स का बर्डन लोगों पर ज़्यादा है। जीएसटी रेट्स अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली सेटल्ड, और अभी भी नए नए बदलाव जीएसटी में होते जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, टैक्स की स्लैब्स भी चेंज हो रही है, उनकी कैटेगरी भी बदल जाती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिस अनसर्टेनिटी हैम्पर्स डिसीजन मेकिंग एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी भी क्या होती है, इससे कम हो जाती है। ये सारे रिफॉर्म थे लिबरलाइजेशन में, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, और फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। इसके बाद एक और रिफॉर्म हम करेंगे, दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या डिस्कस करेंगे, या क्या उसके अंदर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने क्या लिया है कि एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 विद द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। इसमें जो एक हमने मेन आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म किया, इट वाज द डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत कम हो गया था, इंपोर्ट हमारे बहुत ज़्यादा थे, या इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम हो गए थे। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जानबूझ करके अपने जो करेंसी है, रुपी है, उसकी वैल्यू को कम किया। दैट इज़ कॉल्ड द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये जो डीवैल्यूएशन हुआ, इससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़े और कुछ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आना शुरू हुआ।
तो ये एक बड़ा रिफॉर्म हमने शुरू किया था, इनिशिएट किया था। इसके अलावा डीवैल्यूएशन इम्प्लाइज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ, अभी इसका मैंने मतलब बता दिया, वैल्यू लोअरिंग द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी। हमने खुद इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को इन कंपैरिजन अदर कंट्रीज की करेंसी के कम किया। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इससे बढ़ गई क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गए। दूसरा और क्या हमने रिफॉर्म किया, देखिए टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो थे हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड रादर विड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और हमने टैरिफ जो पॉलिसी थी, टैरिफ का मतलब जो बाहर से गुड्स इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। ये हमने पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ा है। इन टैरिफ के रेट्स को या तो बहुत कम कर दिया गया या इनको ख़त्म कर दिया गया, ये एक बड़ा रिफॉर्म हुआ। इसके अलावा डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो कोटा सिस्टम था कि इंपोर्ट जो गुड्स की जाती थी ट्रेडर्स के द्वारा, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उनकी क्वांटिटी पर, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे इनको भी हमने हटा दिया, कोटा सिस्टम हमने हटा दिया। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स की गई, टैरिफ रेट्स को बहुत कम कर दिया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, के लिए कोई लाइसेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है नाउ। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डस जो एंड एनवायरमेंटली जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अलावा बाकी किसी भी केस में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर हमने किया। इसके अलावा क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 से क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट गए। मीन्स कि किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विस के सेक्टर में हमें रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं है। आप कितने भी क्वांटिटी का इंपोर्ट कर सकते थे, जो पहले अलाउड नहीं था। Export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market. There is a moderation in the direction of import duty, enhance competitiveness in the domestic market. जो import duty है उसको भी हटा दिया गया, जिससे कि competitiveness बढ़े हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को भी हटा दिया गया, जिससे कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारी competitiveness बढ़े। तो दीज वर द रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस विच वर टेकन अंडर द लिबरलाइजेशन। बहुत सारे रिफॉर्म हो गए बच्चों। इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो आपके इस तरह से कोई कुछ पर्टिकुलर रिफॉर्म पे आ सकता है, और जनरल भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, राइट सम रिफॉर्म्स विच वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू लिबरलाइज द इंडियन इकोनॉमी। उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी रिफॉर्म 3-4 आप लिख सकते हैं, या स्पेसिफाइड आ सकता है, यानी फिस्कल रिफॉर्म लिखिए या फाइनेंशियल रिफॉर्म लिखिए या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लिखिए। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना होगा, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अगला हमारा जो टॉपिक है एलपीजी का, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो सेकंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस। जो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टनरशिप देना या उनको ही पूरी की पूरी कंपनी बेच देना, ये है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मारुति सुजुकी मोटर्स जो कंपनी है, या सुजुकी मारुति मोटर्स जो कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर्स जापान का जॉइंट वेंचर है। लेकिन 2002 से पहले तक इसके ऊपर भारत सरकार का ऑनरशिप था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के शेयर इस कंपनी में ज़्यादा थे, मोर देन 51%। लेकिन बाद में हमने 2002 के आसपास, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन उस समय के आसपास इस कंपनी के शेयर जो है वो सुजुकी मोटर्स को बेच दिए गए। तो जब सुजुकी मोटर्स को शेयर बेच दिए गए तो ये क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो मारुति थी उसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप को हमने इंट्रोड्यूस किया, और अब इस कंपनी का जो ऑनरशिप है वो किसके पास है, सुजुकी मोटर्स को है। ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं दे आर कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स कि इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। आप कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट इसी का एक पार्ट है कि व्हेन गवर्नमेंट सेल और completely or partially its shares to the private sector, its of its companies, then it is called the
disinvestment or it is also the privatization. It implies शेडिंग ऑफ द ऑनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, उसको आप मतलब लूज कर रहे हैं, उसको किसी और को दे रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन है. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज, दो तरीके से हम गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. पहला, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कि जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप है या जो मैनेजमेंट में उनका रोल है उसको हम क्या कर लें, विड्रॉ कर लें. दूसरा, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कि हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर को क्या कर दें, बेच दें. तो ये दोनों तरीके से हम इस प्राइवेटाइजेशन को कर सकते हैं. अब इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा भी मैंने बताया, डिसइन्वेस्टमेंट है. डिसइन्वेस्टमेंट इज अ टूल ऑफ प्राइवेटाइजेशन. डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन. It occurs when the government sell off its share capital of PSU public sector undertakings to the private investor. जैसा भी मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट अपने PSU के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम एज इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो जो हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वही सेम है. It is taken as a remedial measure to improve production and managerial efficiency as well as to facilitate modernization. और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एफिशिएंसी बढ़े, उनके लॉसेस कम हो और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़े, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़े और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन हो. Of course, this investment is also used as a means to manage fiscal deficit by the government. और जब सरकार अपनी कंपनी के शेयर्स को बेचती है तो सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे वो अपने फिस्कल डेफिसिट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये भी इसका एक फ़ायदा है. द पर्पज़ ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन. जो पर्पज़ है डिसइन्वेस्टमेंट का वो है कि वो चाहते हैं इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर कई तरह के ड्रॉबैक्स हैं, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, रेड टैपिज्म है, ये सारा उसमें ख़त्म हो जाए और मॉडर्नाइजेशन उन कंपनीज का हो. इट वाज आल्सो एनविसेज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरल कैपेबिलिटीज़ कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द PSU. और इनकी जो परफॉर्मेंस है, मैनेजरियल हो चाहे मार्केटेबल हो, उन सब की एफिशिएंसी क्या हो, इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वो राइज हो, वो बढ़े. ये पर्पज़ है डिसइन्वेस्टमेंट का. नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट एनविसेज दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एम्पिटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI. जितना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट होगा या हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, उससे क्या होगा, एक फ़ायदा और होगा, वो होगा FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. क्योंकि विदेशी कंपनीज को जब लगेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज वहाँ कम है तो वो ज़्यादा FDI करेंगे, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज रहेंगी तो उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा, उनको कई तरह के सहूलियत मिल जाएगी, फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो इस वजह से जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो उनको कंपटीशन में मदद मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अपनी कंपनीज को थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन मिलता है वो नहीं रहेगा. इस वजह से FDI क्या होगा, ज़्यादा होगा. द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ PSUs बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरल डिसीजंस. इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन PSUs के जो बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनको ऑटोनॉमी भी ज़्यादा दी है मैनेजरियल डिसीजन लेने की, ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ सके. ये भी एक पार्ट है प्राइवेटाइजेशन का. तो ये सारे प्राइवेटाइजेशन की बात हुई. अब हमने इसका मीनिंग समझ लिया और इसके टूल भी समझ लिए कि प्राइवेटाइजेशन क्या है और इसको हम कैसे करते हैं. अब हम यहाँ जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, कि प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं. तो देखिए बच्चों, प्राइवेटाइजेशन एम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट. पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन में हमेशा किस पर बात डिस्कस करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, सोशल इंटरेस्ट की हम बात नहीं करते. और जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट एंड एफिशिएंसी बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स. और प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपकी एफिशिएंसी शो नहीं होगी, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे. इसलिए यहाँ पर जो है आपका जो एफिशिएंसी है, स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है. इसलिए प्राइवेटाइजेशन का ये हमारे को बेनिफिट है. दूसरा कि प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट
both domestic as well as international. Competition induces upgradation and modernization. तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो इम्प्रूवमेंट होगा, ग्रेड्स बढ़ेंगी, आपका जो मॉडर्नाइजेशन है वो बढ़ेगा. Privatization promotes diversification of production. Unlike PSU, private enterprises invariably generate high profits. These are used for expansion and diversification of production. तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन के अंदर अलग अलग तरह की वैरायटी हमारे को देखने को मिलती है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलती है. तो ये डाइवर्सिफिकेशन प्राइवेटाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट गेन करते हैं. तो ये इसका बेनिफिट हमें सामने निकल के आएगा. नेक्स्ट है कि प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरनिटी. प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सवर्न है, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कौन है, कंज्यूमर है. क्योंकि कंपटीशन है तो हर कंपनी कंज्यूमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से बढ़िया प्रोडक्शन करेगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करेगी, रेट्स कम रखेगी ताकि कंज्यूमर्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके. तो because now no PSU is there is no government support, so everybody has to struggle to set up in the market, to remain in the market. बाजार में टिकने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. इससे प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी चीज़ों की और उनके रेट्स भी कम होगी क्योंकि कंपटीशन है. तो ये एक बड़ा फ़ायदा हमारे को मिलता है और बहुत बड़ी चॉइस कंज्यूमर के सामने रहती है. आज बहुत सारी कंपनियां, हर कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, कोई भी आइटम उठा लीजिए, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है. तो कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो कोई भी सामान ले सकता है. अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया होता तो हमारे पास चॉइसेस क्या होती, बहुत कम होती. तो ये एक बड़ा फ़ायदा प्राइवेटाइजेशन का है. लेकिन क्या सारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हैं, नहीं, लॉस भी होते हैं. अब क्या लॉस है हमारे को प्राइवेटाइजेशन का, देखिए इम्पेरेटिव लॉसेस. लॉसेस की हम बात करें तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन विच सोशल इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड, टॉप प्रायोरिटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. अब सबसे बड़ा लॉस प्राइवेटाइजेशन का ये है कि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान दिया जाता है और जो सोशल इंटरेस्ट है उसकी कोई बात नहीं की जाती. इसका लॉस क्या होगा कि इट लॉसेज प्रैक्टिकल रिलेवेंस वंस PSUs आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस. जो PSU कंपनीज थी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी, बल्कि वो सोचती थी कि लोगों को कम रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें. और कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो डिसीजन थे उसमें सोशल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता था. जैसे रेलवे के जो पैसेंजर जो फेयर हैं वो कम होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीब है, मिडिल क्लास है, तो उनको बहुत ज़्यादा किराए का बर्डन न हो इसलिए उसको कम रखा जाता है. लेकिन कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहेगा कि उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. तो जो सोशल इंटरेस्ट की बात होएगी वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू नहीं हो सकती. और जो हमारे डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ जनरल वेलफेयर, लोक कल्याण जो है वो इसके बिना नहीं हो सकता. इसमें प्राइवेटाइजेशन में ये वेलफेयर नहीं हो सकता. दूसरा, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू बाय देम. और क्योंकि सारी चीज़ें मार्केट के हवाले कर दी हैं, मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दी जाती हैं प्राइवेटाइजेशन में, तो केवल उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिसकी डिमांड होगी और उन लोगों के लिए सामान बनाया जाएगा जो उसको खरीद सकते हैं. जो नहीं खरीद सकते उनके लिए प्रोडक्शन नहीं होगा और वो डिप्राइव रह जाएंगे, वो पुअर रह जाएंगे और उनका जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो नहीं हो पाएगा. ये एक लॉस प्राइवेटाइजेशन के अंदर है. तो ये कुछ लॉस की हमने इसमें बात करी. अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस इवेंट का, मतलब जो हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके जो कंपोनेंट है, उसका लास्ट कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन. तो चलिए समझते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स. सीधा सा मतलब ग्लोबलाइजेशन का ये है कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे देशों की कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करें, उसको ओपन करें, फ्री प्ले हो कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का, ह्यूमन कैपिटल का, सबका, और हम किसी को हमारे यहाँ आने से रोके नहीं और हमें भी हम बाहर जाने से कोई ना रोके. ये एक सिंपल इसका मीनिंग हम समझते हैं
कि इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस borders. Globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy. दो तीन बातें हम इसके अंदर समझते हैं जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, कि हम एक तो हमारी जो इकोनॉमिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें, दूसरा ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और एक दूसरे देशों के साथ जो डिपेंडेंस हैं वो बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे, तो डिपेंडेंस जो है वो एक दूसरे की कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है, एक ही बन रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ जाएं, सारे कंट्रीज हो जाएं, तो वो मीनिंग है ग्लोबलाइजेशन का। आगे चलिए, पॉलिसीज स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या हमने किया हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने के लिए? तो देखिए, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40%, इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51 to 100%। दो चीज़ें की गई कि जो पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में अलाउ नहीं था, उसको हमने अलाउ किया, और जब हमने अलाउ किया दैट मीन्स कि वी आर इंटीग्रेटिंग, हमने हमारी इकोनॉमी को फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आना शुरू हुआ तो पहले हमने उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो किसी सेक्टर में 40% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आती थी तो उसको अपना इंडियन पार्टनर ढूंढना पड़ता था, क्योंकि उसकी लिमिट थी कि वो 40% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि सपोज करिए कि किसी सेक्टर में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो फॉरेन कंपनी केवल 40 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, पहले हमने इस तरह की पॉलिसी बना रखी थी। लेकिन अब ग्लोबलाइज हमें इकोनॉमी को करने के लिए क्या किया, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर इसको 51 से लेकर के 100% तक कर दिया। इट मीन्स कि फॉरेन कंपनीज 100% तक इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्रीज में आकर के कर सकती हैं, एंड इन मैनी सेक्टर्स नाउ दे डू नॉट नीड टू सर्च एनी इंडियन पार्टनर। तो ये एक बड़ा हमने स्टेप उठाया। इसके बाद चलिए, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, ये हमने करी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब कि रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। पहले जो फॉरेन करेंसी होती है, जैसे हम देखते हैं कि $1 का जो भाव है वो सपोज करिए 78 रुपये के बराबर है। आज ही $1 का भाव 78 रुपये के बराबर है, ये कौन डिसाइड करता है? नाउ इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। जो फॉरेन करेंसी मार्केट है उसमें फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे करेंसी के अंदर उसकी रेट जो है वो डिसाइड होती है कि $1 में कितने रुपए मिलेंगे, या $1 कितने रुपए में आएगा, 78 में आएगा, 75 में आएगा, 77 में आएगा, 76 में आएगा, हु डिसाइड्स? अब इसको डिसाइड करने का काम मार्केट करता है, मार्केट फोर्स से ये डिसाइड होता है और बदलता रहता है, हर घंटे हर दिन ये बदलता रहता है। पहले ये जो डिसीजन था इट वाज टेकन बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करता था कि $1 के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी हो गई कि फॉरेन करेंसी को हमने कन्वर्ट कर दिया कि वो अब उनकी जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस से हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्शियल कन्वर्टिव अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब ये पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हुआ कि किस किस ट्रांजैक्शन में हमने इसको अलाउ किया है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमने अलाउ किया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने इसको अलाउ किया है, रेमिटेंसेज जो हमें मिलते हैं फैमिली एक्सपेंसेस के लिए बाहर के देशों से, उसके लिए हमने इसको अलाउ किया है। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजैक्शंस में हमने इसको अलाउ नहीं किया है, इसलिए हमने इसको बोला है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, हमने शुरू करी ग्लोबलाइजेशन के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी क्या रही कि अंडर दिस पॉलिसी ऑल ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। हर तरह के जो रेस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल्स थे फॉरेन ट्रेड से, वो हटा दिए गए। ओपन कंपटीशन इज एनकरेज्ड बेयरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि अब किसी भी गुड्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले
हमारे ऊपर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब ग्लोबलाइज करने के लिए हमने इन सबको हटा दिया। दूसरा काम हमने क्या किया, रिडक्शन इन टैरिफ किया कि इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विथड्रॉन। जो किसी भी तरह का टैक्स जो है, या तो टैक्स रेट्स बहुत कम कर दी गई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, या बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Withdrawal of quantitative restrictions since 2001, the quantitative restrictions on all imports items have been totally withdrawn। 2001 के बाद से हमने जितने भी quantitative restrictions थे वो सारे हटा लिए। This is in conformity with the Indian commitment to the WTO। और क्योंकि इंडिया एक पार्टनर है WTO का, हमने WTO में एग्रीमेंट कर रखा है, इसलिए हमारे को ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटाने पड़े। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। टैरिफ बैरियर्स मेनली रेफर टू द बैरियर्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब बैरियर हैं, पहले हम अपने देश में किसी इंपोर्ट को रोकने के लिए हम क्या करते थे, हैवी टैक्स उस पर लगाते थे, दैट वाज द टैरिफ बैरियर। और नॉन टैरिफ बैरियर कि हम उसकी क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस करते थे, कि कोटा सिस्टम लगा देते थे कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब ये दोनों तरह के जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इसे हमने रिमूव कर दिया है। Non-tariff barriers generally refer to quota barriers implying quantitative restrictions or imports or restrictions on the quantum of imports। तो ये दोनों ही क्या कर दिए, हटा दिए हैं, इनको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रेफर टू ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्री और दीज ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो तो वो बायलैटरल एग्रीमेंट है, और जब दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो तो वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। WTO एक तरह का मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ही है, क्योंकि वो दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग पर बच्चों एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ईच प्रोवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जब कोई कंपनी अपने इंटरनल जो कुछ काम है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, कंप्यूटर सर्विस का हो, लीगल एडवाइस का हो, जो पहले वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ये काम करती थी, अब वो काम वो बाहर की एजेंसी के थ्रू करवाती है। इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। यानी कि आपका जो घर का कोई काम है उसको करने के लिए हमने अपने कंपनी में वो काम नहीं किया या अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से वो काम नहीं करवाया, बल्कि उस काम को बाहर की किसी एजेंसी को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। इसको हम कहते हैं आउटसोर्स करना, आउटसोर्सिंग करना। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसको दो तरीके से वो कर सकते हैं, या तो कंपनी अपने सिक्योरिटी एम्प्लॉय सारे भर्ती करे, रिक्रूटमेंट करे, उनको मॉनिटर करे, या फिर अपनी जो कंपनी है उसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसी एक बाहर की जो एजेंसी है उसको दे दे। इसको हम कहेंगे आउटसोर्सिंग करना। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है आउटसोर्सिंग कंपोनेंट है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर बहुत सारी आउटसोर्सिंग कराती है। फॉरेन कंपनीज हमारे देश की कंपनियों से आउटसोर्सिंग करवाती है, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज वो हायर करती हैं। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। एज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग has intensified in recent times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of information technology। और ये आउटसोर्सिंग पॉसिबल हुई है मेनली ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ हमारे कंट्री में हुई है, क्योंकि इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, आपको बहुत अच्छी कम स्पीड चाहिए, आपको कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए। तो ये सारे हमारी कंट्री में अवेलेबल है, इसलिए हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल है। Many of the services such as voice based business process जिसे हम BPO कहते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, ये सारे जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स करवाई जाती हैं बाहर के कंट्रीज से हमारे देश में। तो ये सब आउटसोर्सिंग होती है। Most multinational corporations and even small companies are outsourced their services to India where they can be availed at a cheaper cost with reasonable degree of skill and accuracy। अब बाहर की कंपनीज हमारे देश में ये आउटसोर्सिंग क्यों करवाती है?
क्योंकि उनको ये सर्विसेज यहाँ पर कम रेट पर और बेटर क्वालिटी के अंदर, अच्छी क्वालिटी और स्किल के साथ अवेलेबल हो जाती है। The low wage rates and availability of skilled manpower in India have made it a destination of global resourcing in the post reform period। और इंडिया एक आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन बना क्योंकि हमारे यहाँ पर वेज रेट कम है और साथ ही स्किल्ड मैन पावर इस सेक्टर के लिए अवेलेबल है। दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज टू द मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अब ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, इसको ग्लोबलाइजेशन को एक्सपोज करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए WTO एग्रीमेंट साइन हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बना और इसके बारे में भी अलग से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, देखिए द WTO वॉज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हम गेट कहते थे, उसकी जगह पर WTO बना 1995 में। WTO का जो ऑब्जेक्टिव है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस arbitrary restrictions on trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services, to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment। देखिए कि WTO का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो इस वजह से हुआ कि कोई भी कंट्री ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना रखे। दूसरा, इन एडिशन इट्स पर्पज इज आल्सो टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, की प्रोडक्शन पूरे दुनिया का बढ़े, सर्विसेज पूरी दुनिया की बढ़े और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो हैं वो वर्ल्ड रिसोर्सेज के हों, कि पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज हों उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ये WTO का ऑब्जेक्टिव था। The WTO agreement covered trade in goods as well as services to facilitate international trade, bilateral or multilateral, through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries। Greater market access to all member countries कि WTO का ये एम था कि किसी भी तरह के जो बैरियर्स हैं, चाहे वो टैरिफ बैरियर हों चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हों, ये सारे बैरियर्स क्या कर दिए जाएं, हटा दिए जाएं। यानी कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएगा, उसको आने से रोकेगा नहीं, उसके ऊपर किसी तरह का कोटा सिस्टम नहीं लगाएगा, कोई क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। ये सारे WTO एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हुई हैं बातें। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो WTO है उसका क्या असर हुआ। तो देखिए दोस्तों क्या इम्पैक्ट हुआ कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली आवर शेयर इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। तो हमारा शेयर बढ़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमने रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं तो हमें इसका फ़ायदा दूसरे देशों से भी मिलेगा। उन देशों में भी हमारे लिए जो रेस्ट्रिक्शंस अगर कभी थे तो वो हट गए हैं और हमारे कंपनीज़ को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल एक्सेस मिलेगा। इसके साथ ही हमारे कंट्री में भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। एज पर प्रोविजंस ऑफ द WTO ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेडीमेड गारमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड। पहले इंडिया से जो रेडीमेड गारमेंट या जो टेक्सटाइल का जो हम ट्रेड करते थे उसके ऊपर बहुत सारे देश रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, कई तरह के प्रोविज़न करके वो हमारे माल को आने से रोकते थे। अब वो सारी चीज़ें हट गई, हमारा जो ट्रेडिंग है इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। WTO advocates the free movement of capital across different nations, not the free movement of labor, while both labor and capital are commodities of the factor market. Certainly, free flow of capital fosters the commercial interest of MNCs of the developed nations. They can exploit markets in the less developed countries, but the free flow of labor which would have fostered the commercial interest of LDC like India, LDC मतलब low least developed countries like India, is not encouraged by the WTO. Accordingly, Indian labor does not find free access to the lucrative factor market in developed countries. ये एक WTO का ड्रॉबैक है कि WTO के अंदर ये भी एक कंडीशन है कि जिस तरीके से कैपिटल का फ्री फ्लो हुआ है, जिस तरीके से ट्रेड का फ्री फ्लो हुआ है, उसी तरीके से लेबर का भी फ्री फ्लो होना चाहिए।
और अगर कंट्रीज़ के बीच में लेबर का फ्री फ्लो करेंगे या होगा तो उससे उसका जो फ़ायदा मिलेगा वो हमारे कंट्री को, या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडियन इकोनॉमी जैसे देश जो हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारी लेबर माइग्रेट होकर के फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकती हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इस चीज़ को वो रोकते हैं, और ये इंडिया का इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट रहता है WTO के अंदर कि वो हमारे लेबर, जो कंट्री की लेबर है, इसका भी फ्री फ्लो होने दें। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी जो टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हैं उसको मैं अपने अगले वीडियो में पूरा करूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।